क्या क्या बोला पीजी के हिसाब से, यानी कि पीजी के हिसाब से ऐसा कंपेरेटिव ही करना चाहिए स्टडी। चलो चालू करते हैं। नेक्स्ट श्लोक लीजिए, चरक 28। समान वायु के बाद में कौन सा दिया है उन्होंने? व्यान वायु। व्यान वायु। चलो पढ़ो व्यान वायु। देहं व्याप्नोति सर्वं तु व्यान शीघ्र गति नृणाम गति प्रसारण आक्षेप निमेष आदि क्रिया सदा। अर्थ बताओ उसका। संपूर्ण शरीर यह व्यान वायु का स्थान है। शरीर में गति उत्पन्न करना, शरीर अंग का प्रसरण, पास लाना, पापने झांकने उगड़ने, यह व्यान वायु के कार्य है। यानी कि आंख की जो अलग है उसका उन्मेष और निमेष, यानी कि खोलना और बंद करना, ये किसका काम है? गति करना। किस शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की गति करना, वो क्या होता है? वो व्यान वायु का काम होता है। प्रसारण आकुंचन करना, ये सब कुछ क्या होता है? प्रसारण करना, आकुंचन करना, उच्छेप, निमेष, निमेष आदि क्रिया, ये सब कुछ कौन करता है? आक्षेप और निमेष, ये सब कुछ क्या करता है? व्यान वायु करता है। भागवत जी ने क्या बताया है? शीघ्र गति न्यूनाम, सबसे ज्यादा शीघ्र गति किसकी है? व्यान वायु की। व्यान वायु की बताई है। देहम व्याप्नोति सर्वम तो व्यानम शीघ्र गति न्यूनाम। टीका में भी ऐसा इतना कुछ बताया नहीं। चलो आगे बोलते हैं। इसका पढ़ लो, अष्टांग हृदय का पढ़ लो, व्यान वायु का श्लोक। है कि नहीं? ग्लोबल का फर्स्ट पार्ट निकाल के रखा करो। सुश्रुत का भी निकाल के रखा करो। सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 1 में दिया हुआ है। कृत्सन देहचरो रस संवनम स्वेद प्रवृत्ति रक्त स्त्रवनम पंचगति, 5 प्रकार की गतियाँ जो होती हैं, विकृत होने पर सर्व शरीर के रोग होते हैं। यानी कि इन्होंने व्यान वायु के बारे में कुछ अलग ही वर्णन ऐसा किया है कि रस संवहन और रक्त का स्त्रवन भी करना, ये व्यान वायु का ही काम है। 5 प्रकार की गति कौन कौन सी होती है? 5 प्रकार की गति उच्छेप, ऊर्ध्वअध, आकुंचन, प्रसारण। ओके ठीक है। और क्या बताते हैं? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, उन्मेष, निमेष, आकुंचन, यही है 5 प्रकार की गति, ऐसा बोला है उन्होंने। ठीक है। स्वेद का स्त्रवन, यानी कि व्यान वायु तिर्यकगामी होता है, इसलिए रस रक्त के जो रसवाही जो धमनियाँ है उसके अंदर रस रक्त का अभिसरण करता है, इसलिए उसको क्या आता है? स्वेद आता है। ऐसा इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अश्रुक स्रवन, शरीर के अंदर रक्त की वृद्धि होने के कारण रक्त क्या करता है? नासादि मार्ग के अंदर से जाके उत्सर्जन करना, यानी कि अगर व्यान वायु की ज़्यादा ही अगर गति हो गई तो नासा आदि रक्त से अश्रुक का स्त्रवन भी करता है, ऐसा कहा गया है। आगे बोल रहे जृंबन भी बताया क्या? देखो उसमें श्लोक में पढ़ लो एक बार। सुश्रुत निदान अध्याय 1/17। कृष्ण देह चरो व्यान रस संवहन द्योत वेद अस्त्रुक श्रवणश्चापि पंचदा चेष्टति अपि। ये शायद जुम्मन दूसरे किसी आचार्य ने बोला हुआ है। चलो ठीक है। इसके अंदर और कुछ है क्या? सुश्रुत के अंदर तो हो ही गया, 5 प्रकार की चेष्टाएं करता है, ऐसा कहा हुआ है। चलो आगे बढ़ो। अष्टांग का पढ़ लो एक बार, क्या कह रहे अष्टांग? संग्रह, पुत्र, हाँ, हृदय, हृदय पढ़ लो, हृदय, उसके बाद जाएंगे संग्रह। व्यानो हृदय स्थित
कृत्स्न देहचारी महाजव गती अपक्षेपण उत्क्षेप निमेष उन्मेष आदि का प्राय सर्व क्रियास्तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीरिणाम। यानी कि सभी प्रकार की क्रिया करने वाला कौन होता है? व्यान वायु होता है। यानी कि वही थोड़ा सा ब्लड का सर्कुलेशन, ऐसा ब्लड का सर्कुलेशन कहने से अच्छा है कि भाई सभी धातु का अच्छे प्रकार से संवहन कर देना, रस रक्त का संवहन कर देना, ये सिर्फ व्यान वायु की गति के ऊपर ही आधारित है, ऐसा क्या हुआ है। और एक बार उसके हेतु भी पढ़ लो। अष्टांग हृदय निदान स्थान 16/21। निदान स्थान नहीं है, अष्टांग हृदय का नहीं है क्या? निदान स्थान नहीं है? नहीं। चलो मैं ही पढ़ लेता हूँ, उन्होंने क्या बोला है। एक सेकंड, ज्ञान वायु का दिया नहीं शायद उन्होंने। अष्टांग हृदय अष्टांग हृदय 16/22 में नंबर में दिया है। व्यान वायु के प्रकोप के हेतु क्या होते हैं? व्यान अतिगमन ध्यान क्रीड़ा विषम चेष्टित है। यानी कि अतिगमन करने से, यानी कि किसी भी क्रिया को अति प्रमाण में करने से व्यान वायु की दृष्टि होती है। ध्यान यानी कि किसी भी चीज़ का ध्यान ज़्यादा करने से, यानी कि ज़्यादा सोचने से भी व्यान वायु की गति बढ़ जाती है, व्यान वायु की दृष्टि हो जाती है। ध्यान क्रीड़ा विषम चेष्टित है, क्रीड़ा करना, अति क्रीड़ा करना, विषम चेष्टा करना उसको भी, यानी कि एक दिन तुम फुटबॉल खेलने चले गए, एक दिन क्रिकेट खेलने चले गए, एक दिन गए ही नहीं। यानी कि जैसे जिम में करते लोग, एक दिन जिम करते, दूसरे दिन जिम नहीं करते, तीसरे दिन फिर से जिम करते, यानी ये एक प्रकार की क्या हो गई, विषम चेष्टा हो गई। ऐसे विषम चेष्टा करने से भी व्यान वायु का प्रकोप होता है। व्यान वायु का स्थान क्या है फिर कुमरे? हेलो, हाँ, हृदय और सर्व शरीर। हृदय, इसलिए उष्टि किसकी होगी फिर? व्यान वायु की, ये हेतु से हृदय की दृष्टि होगी। आगे क्या बोल रहे हैं वो, ये भी लिख लो। ये हेतु भी पूछते हैं पीजी के एग्जाम के अंदर कि भाई ध्यान करने से किस वात का, किस प्रकार के वात का प्रकोप होता है। आपको क्या आता है फिर ध्यान में? ध्यान से क्या होगा? प्राणवायु ही होगा। ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पर अति प्रमाण में ध्यान करने से ये व्यान वायु प्रकोपित हो जाता है। उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया मैंने। आगे बोल रहे विरोधी आहार से सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है व्यान वायु का प्रकोप। वो कैसा होता है, वो सोचने वाली बात है कि व्यान वायु, विरोधी आहार से व्यान वायु ही क्यों प्रकोपित हो जाता है। आगे बोल रहे वृक्ष भी ऐसे, विरोधी अन्न पर कैसे होना चाहिए? वो वृक्ष होने चाहिए। हर्ष विषादे अद्यच्च दूषितम, हर्ष करना यानी कि अति प्रमाण में हंसना, अति प्रमाण में ध्यान, अति प्रमाण में विषाद करना, अति प्रमाण में ध्यान, यानी कि अति प्रमाण में बुरे बुरे से विचार करना, उससे भी क्या हो जाता है? व्यान वायु की दृष्टि हो जाती है। आगे उसके ये भी बोल देते हैं अष्टांग हृदय निदान 16/24 में व्यान वायु के रोग बता देते हैं। अब ये तो हेतु बता दिए उन्होंने कि रोग कौन कौन से होते हैं। पुरुषस्तु उत्साह का नाश होना, पुस्तो उत्साह, बल भ्रंश, शोप चित्तोत्प्लव ज्वरानः, बल का भ्रंश भी हो जाना। अब हृदय की दृष्टि हो जाएगी तो हृदय का काम क्या है? सर्व शरीर के अंदर रस रक्त का संवहन कर देना। अगर रक्त का संवहन प्रॉपर तरीके से होगा ही नहीं तो बल का भ्रंश तो हो ही जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन पहुँचेगा नहीं। सप्त धातु तक उनका जो ब्लड सप्लाई है, जो भी कुछ है लगने वाला, जो प्राण वायु है वो हिलेगा नहीं, उसी वजह से बल का भ्रंश तो हो ही जाएगा। बाद में व्यान वायु का प्रकोप की वजह से शोभ भी हो जाएगा। चित्तोत्प्लव, ये भी एक सोचने वाली बात है कि भाई चित्तोत्प्लव क्यों बताया है उन्होंने। ऐसा हो सकता है क्योंकि अपन ज़्यादा सोचते हैं तो हृदय की गति बढ़ जाती है, कम हो जाती है, उसी वजह से उन्होंने व्यान और प्राण के
समान गुण धर्म वाले भी एक बताया हुआ है कि व्यान कैसा पूरे शरीर में ही स्थित है कि पूरे शरीर के ही आपको रोग हो जाएंगे। तो चित्तप्लव एक जो ब्रेन के इसी चीज में आता है कि भाई तुम्हारा चित्त का उत्प्लव हो जाना, यानी कि तुम्हारा चित्त लगता है। अपन बोलते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग बोलते हैं कि भाई मेरा मन ही नहीं लग रहा, आज मुझे बोर लग रहा है, मुझे मन नहीं लग रहा, उत्साह नहीं लग रहा, वही तो होता है चित्तप्लव। समझ लेना कि भाई व्यान वायु की दृष्टि हो रही है, तुमने अतिगमन तो नहीं किया, अति ध्यान तो नहीं किया, अति क्रीड़ा विषम चेष्टा तो नहीं कर दी, विरोधी रुक्ष भी हर्ष विषाद ऐसे अगर तुम हेतु सेवन करते हो तो तुम्हारा चित्तोत्प्लव तो होगा ही होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है ज्वर। व्यान वायु के प्रकोप से क्या हो जाता है कुमरे? ज्वर 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 हो जाता है। ये भूल मत जाना, कभी कभी पूछ लेते ज्वर किस वायु के प्रकोप से हो जाता है ज्वर, और ये आता है पीजी के अंदर, ये पूछ लेते हैं। आगे बोलते हैं सर्वांग रोग, सर्वांग पूरे शरीर के अंदर के रोग भाई व्यान वायु ही करता है। निस्तोद रोमहर्ष अंग सुप्तता करने में यही है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपन कुष्ठ, आगे बोलते कुष्ठ विसर्प अन्नाच कुरियान सर्व अंगान गदान। कुष्ठ और विसर्प मेन इंपॉर्टेंट है। सर्वांग के रोग तो होते होते, क्या होगा कुछ पता नहीं भाई साहब, कुछ भी हो सकता है सर्वांग के रोग, पर इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि ये करेगा भाई कुष्ठ और विसर्प। और कुष्ठ और विसर्प में तुम व्यान वायु को भूल मत जाना। भूलोगे क्या कुमरे व्यान वायु को? हाँ बोलो। अरे सही आवाज नहीं आ रही सही। व्यान वायु कितना इंपॉर्टेंट है वो आगे बता रहे हैं कि व्यान वायु आवृत्त जो जब बोलते हैं वर्णन करते हैं तो व्यान आवृत्त प्राण वायु ऐसा उन्होंने किया है। आगे बोला है व्यान वायु से आवृत्त प्राण वायु, वो तो बताया है। ऐसे व्यान वायु की भी आवृत्त की संकल्पना उन्होंने एक्सप्लेन करके दी है कि नहीं व्यान वायु से आवृत्त बहुत ज़्यादा हो जाता है। व्यान आवृत्त अपान के भी दिए हुए हैं, अपान से व्यान आवृत्त हो जाना ये भी लक्षण दिए हुए उन्होंने। उदान से व्यान वायु अवृत्त हो जाना, समान से व्यान वायु अवृत्त हो जाना, यानी कि सबसे ज्यादा व्यान वायु को व्यान वायु सबसे ज्यादा अवृत्त हो जाता है, या व्यान वायु ही किसी दूसरे वायु को अवृत्त कर जाता है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। यानी कितना इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में वो भी अवृत्त के भी तुम्हारे लक्षण याद हो जाएंगे, दोनों लक्षण याद हो जाएंगे। पित्तावृत्त व्यानवायु के लक्षण और नीचे दिए हुए कफावृत्त व्यानवायु के लक्षण पढ़ो। पित्तावृत्त व्याने पित्त आवृत्ते तु स्याद्दाह सर्व अंग क्लम गात्र विक्षेप संकश्च संताप वेदना। पढ़ लो क्या अर्थ होता है। व्यान वायु पित्त से आवृत होने के बाद सारे शरीर में दाह होता है और इंद्रिय थक जाते हैं, उससे अपने विषय ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। अवयवांच्या हालचालीत अडथळा येतो, वेदना व शरीर उष्णता वाढते। क्या बोल रहे हो? गात्र विक्षेप संग, यानी कि शरीर के अंगों में विक्षेप कंपन होना तथा विक्षेप के पश्चात शरीर अंगों का शांत हो जाना, ऐसा किया है। गात्र विक्षेप उपरमम, यानी गात्र का विक्षेप होता है, कंपन होता है, बाद में शांत हो जाते हैं, वो ऐसे बोल रहे। पित्तावृत्त यानी कि देखो व्यान वायु पूरे बॉडी में फैला हुआ है, उसी वजह से जब पित्त से वो अवृत्त हो जाएगा तो पूरे बॉडी में ही होगा दाह। सर्वांग क्लम, यानी कि अगर पूरे बॉडी में ही अगर पित्त के उष्ण तीक्ष्ण अगो विस्त्र ऐसे अगर गुण धर्म के हो जाते हैं, पूरे बॉडी में अगर फैल जाते हैं, तो पूरे बॉडी में ही क्लम तो होगा ही होगा, यानी कमजोरी सी थकावट सी ऐसी महसूस होगी उसको।
यानी गात्र में विक्षेप तथा संकोच करने में उसको कठिनाई होगी। और संताप वेदनम, इसको जो अर के साथ तुम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हो। सर्वांग में दाह हो रहा है, जलन हो रहा है, तो व्यान वायु से तो नहीं है ना भाई, पित्त की अवृत्त। तो ये जब अवृत्तत्व ऐसे आते हैं ना तो थोड़ी चिकित्सा चेंज हो जाती है। कफ अवृत्त के एक बार पढ़ लो। अस्वेदो वह्नि माध्यम च लोमहर्षस्तथैव च कफ आवृत्ति समाने स्यात् गात्राणां प्रतिशीतशः। समान वायु कफ से आवृत्त होने पर श्वेत प्रवृत्ति न होना, अग्नि मंद होना, शहारे आना और गात्रों में अति शीतता आना, यह लक्षण दिखता। हाँ, क्या है उसका, इस सेम ही बताया उन्होंने कि भाई पूरे बॉडी में ये है तो क्या होगी, मेन गुरुता तो आ ही जाएगी। अब कप से अवृत्त है तो कप के गुण पूरे बॉडी में तो फैल ही जाएंगे, यानी कि सबसे पहले आएगा गुरु गुण आएगा तो पूरे बॉडी में गुरुता तो आ ही जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है कि सर्व संधि अस्थि रुझा, ये इंपॉर्टेंट है कि संधि और अस्थियों में रुझा कफ अवृत्त व्यान वायु की वजह से हो रही है करके। सर्व संधि अस्थि रुझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं सर्व संधि अस्थि रुझा कौन से अवृत्त का लक्षण है करके। व्यान एक कफावृत्ति लिंगम गति संग तथा अधिकम, गति का संग हो जाता है या अधिक रूप से प्रकट हो जाते हैं, ऐसा कफावृत्त का व्यान वायु का लक्षण है। यानी कि देखो जब कफ का आवरण हो जाएगा तो उसका गति का संग हो जाएगा, और कफ का आवरण थोड़ी देर बाद अगर कम हो जाएगा, यानी कि उसने वह आयम करा, थोड़ी फार हलचल करी तो उसका यानी कि फ्रीली मोबाइल हो जाएगा, ऐसा एक लक्षण कफावृत्त व्यान वायु का तुम डायग्नोसिस कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं तुम्हारे पास ओपीडी में, बोलते हैं कि भाई मैं रात भर सोता हूँ और मॉर्निंग में उठता हूँ तो मुझे पूरे जॉइंट में स्टिफनेस हो जाती है, पर कुछ देर एक्सरसाइज करने के बाद पूरी स्टिफनेस निकल जाती है। तो ये कफावृत्त व्यान वायु का लक्षण हो सकता है, और उसको पकड़ के कफावृत्त व्यान वायु के ऐसा डायग्नोसिस करके, इसलिए सर्व संधि अस्थि रुझा बहुत अच्छा रेफरेंस है संधि अस्थि रुझा में, उसको पकड़ के वैसे चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, एक सेकंड। त्वं ज्ञात्वा स्मृति बलक्षयं व्याने प्राणावृत्ति लिंगम कर्म तत्र ऊर्ध्वजत्रुकम। हाँ पढ़ो, अर्थ क्या है उसका। व्यान वायु प्राण वायु से आवृत्त होने पर सारे इंद्रिय निष्क्रिय होते हैं रुको और क्या बोल अपने रहा है वो, क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ो। सारे इंद्रिय निष्क्रिय होते हैं। नहीं, क्या है यहाँ पर डायग्नोसिस क्या है, व्यान प्राण आवृत्ति। व्यान वायु किससे आवृत्त हो गया, प्राण से। ये ध्यान में रखो, शांत माइंड से देखो कि कौन आवृत्त कौन होगा पर, व्यान वायु। आवृत्त कौन होगा, व्यान वायु, पर किसने किया, प्राण वायु ने किया। अब सब कुछ छोड़ दो, प्राण वायु को भूल जाओ तुम सब, सिर्फ इतना ध्यान में रखो प्राण व्यान वायु आवृत्त होगा, यानी कि व्यान वायु काम करेगा क्या अपना, नहीं, व्यान वायु अपना काम करेगा नहीं, यानी कि व्यान वायु के कर्म होगे नहीं। अब पढ़ो उसके क्या क्या दिए उसने, सर्व इंद्रियानाम शून्यत्वम ज्ञात्वा स्मृति बलक्षयम, यानी कि पूरे इंद्रिय के ऊपर, यानी इन पूरे बॉडी में ही व्यान वायु है तो सर्व इंद्रियों के अंदर शून्यत्व आ ही जाएगा, स्मृति का बल क्षय भी हो जाएगा, क्योंकि उधर अपन ने देखा था कि ज़्यादा ध्यान की वजह से भी भाई व्यान की दृष्टि हो जाती है, यानी कि स्मृति के अंदर भी वो व्यान वायु का एक इफेक्ट रहता है, यानी कि स्मृति और बल क्षय भी हो जाएगा उससे, कि व्यान वायु पूरे बॉडी में ही आश्रित है। और क्या बोल रहे वो, व्याने प्राणी आवृत्त लिंगम कर्म वृद्धो जत्रुगम, पर किसने आवृत्त किया इसको, प्राण ने आवृत्त किया। अब चिकित्सा किसकी करो फिर भाई, वृद्धो जत्रुगत चिकित्सा किसकी करनी है फिर तुम्हें, प्राण की करनी है, समझ गए थोड़े शॉर्टकट में, स्मृति बलशय। ठीक है, चलो आगे बढ़ लो। अब प्राण वायु कर रहा है व्यान को आवृत्त,
अब ये देखो, ये खतरनाक है, ये थोड़ा सा समझने में भी बहुत हार्ड होते हैं ये। चलो आगे पढ़ो, 2 से 3 नंबर का भी श्लोक पढ़ो। स्वेदो अत्यर्थ लोमहर्ष त्वगदोष सुप्तगात्रता प्राणे व्याना आवृत्ते तत्र स्नेहयुक्तम विरेचनम। हम्म। प्राणवायु व्यान से आवृत्त होने पर अधिक श्वेत प्रवृत्ति, रोमांच, त्वचा के रोग और अवयव बधिर होना, इसके लिए स्नेह मिश्रित विरेचक औषधि देना चाहिए। क्या बोल रहा है अब? आवृत्त कौन हो गया अपना? प्राण प्राण वायु आवृत्त हो गए, यानी कि भाई प्राण वायु खुद का काम करेगा क्या अच्छी तरह से? नहीं, हाँ, प्राण वायु अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, पर खुद का काम, किसका काम बढ़ जाएगा? काम किसका बढ़ जाएगा? फालतू का काम किसका बढ़ जाएगा? वायन वायु को अवृत, व्यान वायु खुद का काम अभी इंक्रीज कर देगा ना। जो अवृत्त होता है वो उसका काम कम हो जाता है, और जो आवरण करता है ना उसका काम बढ़ जाता है। ऐसा इसके अंदर एक क्यों रेफरेंस है। हाँ, क्या बोल जो रहे हैं? आवृत्त कर रहा उसका काम क्यों बढ़ रहा? क्योंकि वो प्राणवायु आके उसके अंदर जा रहा है ना, तो उसको शक्ति दे रहा है। ऐसा इसके अंदर ही रेफरेंस है, वातव्याधि के अंदर रेफरेंस है कि जो आवरण कर रहा है ना, अब व्यान वायु किसके ऊपर आवरण कर रहा है? प्राण के ऊपर आवरण कर रहा है, तो लक्षण किसके बढ़ेंगे? प्राणवायु के। नहीं नहीं, आवृत्त हो गया ना प्राण। अच्छा, बढ़ेंगे व्यान वायु के। हाँ, व्यान वायु के लक्षण बढ़ेंगे, क्योंकि व्यान वायु आवृत्त कर रहा है। अब तुम्हारे हमारे सामने आ गए तुम्हारे फाइनल ईयर के कोई विद्यार्थी, और तुम हो थर्ड ईयर में, किसका काम, यानी कि किसका काम अच्छा लगेगा लोगों को? तुम्हारा लगेगा या तुम्हारे फाइनल ईयर का लगेगा? फाइनल ईयर का। फाइनल ईयर का। तो यहाँ पर यानी कि फाइनल ईयर ने आवरण कर दिया तुम्हारे ऊपर, यानी तुम हो गए आवृत्त, और तुम्हारे फाइनल ईयर क्या होगा? आवरण करने वाला तुम्हारे ऊपर। समझ गए आवरण आवृत्त का कंसेप्ट? यानी मुझको जितना समझ में आया उतना मैं बता रहा हूँ। तो लक्षण किसके बढ़ जाएंगे? व्यान के लक्षण बढ़ जाएंगे। अब इन्होंने बताया ना, सुश्रुत जी ने बताया स्वेद प्रवृत्ति करना भाई व्यान का काम है, तो बढ़ गया स्वेदोत्तरता, बढ़ गया स्वेदोत्तरता, बढ़ गया लोमहर्ष, क्योंकि पूरे बॉडी में ही भाई साहब, तो को दोष भी हो जाएंगे। अब ये कुष्ठ के अंदर तुम एक रेफरेंस लिख सकते हो, अगर तुम्हें स्किन डिसीज में बहुत अच्छा अगर काम करना है तो तुम ये रेफरेंस अभी के अभी लिख लो, बाद में भूल जाते अपन बोलते भाई हमें सब कुछ याद है, सब कुछ याद है, मुझे ही नहीं याद रहे। अब इसको तुम लिख लो, कुष्ठ चिकित्सा निकाल के, चरक की कुष्ठ चिकित्सा निकालो और इसके ऊपर लिख दो कि भाई डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हुए क्या है वो प्राण, किसने आवृत्त किया था प्राण को? व्यान ने। व्याना आवृत्तम। क्या दिया उसमें? स्वेदोत्तरत त्वगदोषम। स्वेदोत्तरतम त्वगदोषम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे यानी कि तुम ऐसे डायग्नोसिस भी कर सकते हो, कोई स्किन डिसीज का पेशेंट आ गया, उसको ज़्यादा पसीना आता है या उसके कुष्ठ से ज़्यादा अगर स्त्राव हो रहा है, तो भाई ये आवृत्त का तो नहीं है ना, ये भी देख लो। सुप्त गात्रता देखो, स्किन डिसीज के मैक्सिमम पेशेंट में सुप्त गात्रता भी मिलती है, जैसे लेप्रेसी के पेशेंट मिलते हैं, सेंसेशन ही नहीं थी, सुप्त गात्रता, पूरा गात्र ही सुप्त हो जाता है या गात्र का पार्ट हो जाता है, ऐसा भी तुम सोच सकते हो। अब देखो, अगर ये असर ये ऐसा अगर हो रहा है, प्राण व्यानावृत्त अगर हो रहा है, चिकित्सा क्या क्या करोगे फिर तुम? यहाँ पर इच्छा विधि देखिए काम चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं, वो तीक्ष्ण विरेचन नहीं ना। तीक्ष्ण विरेचन, यहाँ पर तुम्हें क्या बोला है? स्नेह युक्त विरेचनम। दंती द्रविंती का अगर तुम ऑयल के कल्प में अगर दे रहे हो तो चलेगा, यहाँ पर रुक्षी विरेचन मत दे देना, जैसे
त्रिवृत्त जैसी कल्पना है वो यहाँ पर नहीं चलेगी। एरंड तेल जैसी कल्पना चल जाएगी। देखो डायग्नोसिस क्या था, सिम्टम क्या है और तुम चिकित्सा क्या कर रहे हो, विरेचन बताए। व्यान अगर प्राण से आवृत्त हो रहा है तो भाई चिकित्सा करो, ऊर्ध्वजत्रोगत चिकित्सा, क्योंकि प्राण ने आवृत्त किया भाई साहब, प्राण के ज़्यादा सिम्टम बढ़ गए, है क्या नहीं, और इधर व्यान के ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ गए। चलो ये समझने में बहुत देर लगती है, मैं ही कितने सालों से इसको ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा सा तो हार्ड तो जाएगा ये आवृत्त कल्पना। चलो और है क्या, व्यान वायु बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्यान वायु के बहुत आए हुए हैं। व्यान वायु के 3 से 4 संदर्भ हैं। देखो प्राण वायु और व्यान एक में एक को क्या कर रहे हैं, अवरुत्त कर रहे हैं। अब आ जाओ तुम डायरेक्ट, और कोई कर रहा है क्या व्यान से, दिया का लक्षण दिए क्या, नहीं दिए शायद। प्राण उदान दिया है, उदान प्राण दिया हुआ है, समान प्राण दिया हुआ है, समान अपान दिया हुआ है, अपान उदान दिया हुआ, अपान उदान। चलो ठीक है, ये पढ़ लो 211 नंबर का श्लोक, व्याना वृत्तापान। हाँ डॉक्टर। हाँ 211 नंबर का श्लोक पढ़ो। हो वम्य आत्मान उदावर्त गुल्म गुल्म अर्ति परिकर्तिका लिंग व्यान आवृत्ते अपानेम तम निग्धिर अनुलोमये। अपान वायु व्यान से आवृत्त होने पर वमन आत्मान उदावर्त गुल्म और परिकर्तिका यह लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसे समय निग्ध पदार्थ खिलाकर वात का अनुलोमन करे। ठीक है, यहाँ पे आवरण कौन कर रहा है, व्यान। हाँ, और आवृत्त कौन छुप रहा है भाई साहब, यहाँ पे कौन छुप गया, अपान। अपान छुप गया। अब यहाँ पर आपने को क्या देखना चाहिए, किसके सिम्टम बढ़ेंगे किसके कम होंगे, अपान के कम होंगे, व्यान के बढ़ेंगे। चलो आगे क्या बोल रहे, फिर वो लक्षण में क्या दिखा रहे हो, वम्य, वमन हो जाएगा, आदमान हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, ठीक है, उदावर्त हो जाएगा, यानी कि अपान अवृत्त है ना, यानी कि नीचे से निकलेगा कुछ अन्न, नीचे का जो भी है वायु की प्रतिलोम गति कहाँ पर होगी, नीचे होगी या ऊपर होगी, ऊपर। उसी वजह से तो ये हो रहा है ना, वमन आदमान और उदावर्त तीनों लक्षण मिल गए तुमको, गुल्म भी मिल गया, यानी कि अपान का नीचे से अनुलोमन ही नहीं हो रहा, यानी कि अपान अवृत्त हो गया भाई साहब, करेक्ट है कि नहीं, नीचे से तुम्हारा ब्लॉक हो चुका है भाई साहब, आवरण हो चुका है, अवृत्त हो गया अपान, अपान खुद का काम नहीं कर रहा, इसलिए तो वो ऊपर ऊपर जाएगा वायु, और क्या करेगा, वमन करेगा, आदमान करेगा, उदावर्त करेगा, वायु की प्रतिलोम गति कर देगा, गुल्म कर देगा, और परिकर्तिका कर देगा। परिकर्तिका यहाँ पर सोचने वाली बात है कि क्यों बताए भाई साहब, व्यान से अवृत्त होने के बाद, ठीक है, उस क्वेश्चन मार्क करके रखो, क्यों बताए करके। चलो परिकर्तिका व्यान आवृत्ते अपानम, हाँ तो फिर ऐसे में चिकित्सा क्या करोगे कुमरे, निग्ध पदार्थ देकर वात अनुलोमन करे। बस अपान है भाई साहब, यानी कि व्यान ने आवरण किया हुआ है, अपान की चिकित्सा कर दो, यानी कि अवृत्त हो चुका है, अपान खुद का काम नहीं करना, उसको अनुलोमन कर दो, सिंपल चिकित्सा बोली उसने। चलो यहाँ पर भी स्निग्ध अनुलोम, पीछे भी क्या था, स्नेयुक्त विरेचनम, अनुलोमन बोला यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट बात है, उधर डायरेक्टली विरेचन बोला है, यानी हेलो। हाँ बोलो। हाँ यहाँ पर देखो, मतलब अपान वायु व्यान से आवृत्त हुआ है, मतलब अपान अपने जगह पे है, व्यान वहां पर जाग गया है अपान की जगह पे। नहीं ऐसा नहीं सोचने का, ऐसा नहीं सोचने कि यहाँ का वायु उधर जाता है, क्या उधर का वायु इधर जाता है, वे अपान का जो काम है उस काम को किसने रोक दिया, व्यान ने रोक दिया, बस छोड़ो बात, बस बाकी सब कुछ भूल जाओ, तो किसका काम बढ़ जाएगा, व्यान का काम बढ़ जाएगा, और किसका काम कम हो जाएगा, अपान का काम हो जाएगा, अपान का काम कम हो जाएगा, बस खत्म बात, इतना ही ध्यान में रखो। चलो आगे पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, मैं जब जैसे बोला ऐसे नहीं सोचते क्या, मैं हाँ मतलब कान छोड़ना नहीं ना, क्या क्या,
मतलब व्यान अपान की जगह पे जाके उसको आवृत्त करना। अब ऐसा व्यान से क्या तात्पर्य है फिर तुम्हारा? कौन सा वायु इस वायु के, यानी कि ये हाइड्रोजन उस कार्बन डाइऑक्साइड में घुसता है, ऐसा तो सोच नहीं सकते ना तुम। नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं ऐसे सोच रहा था। अब देखो, हाँ, अपान के जगह पे व्यान गया, हम्म। हाँ, और व्यान ने अपान को आवृत्त किया। हाँ। हाँ, तो जब हम चिकित्सा करेंगे तो हम्म। व्यान ऊपर का नीचे गया, हम्म। तो उसको प्राकृत गति में लाना है, हम्म। तो इसलिए ऊपर से निकालेंगे। मतलब नहीं, वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि लक्षण में वमन दिखा रहा। हाँ वही तो बेटा, ठीक है। हाँ, उसको समझने में, यानी कि मैं तो भी बहुत सिंपल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ भाई, मैं ही बहुत साल तक कंफ्यूज था। फाइनल ईयर में तो सबसे हार्डेस्ट स्टेप था ये आवृत्त कल्पना, आवरण कल्पना, यानी पागल हो गया था ऐसे, क्या है भाई ये, कैसे याद करें इसको। पीजी में तो ट्रिक्स लगा लगा के इसको याद कर लिया था हमने। चलो आगे बढ़ते हैं, वही अब पढ़ो कन्फ्यूजन देखो। अब अपान ने व्यान को आवृत्त कर दिया भाई साहब, अब देखो क्या क्या निकल रहा है। यहाँ पे आवृत्त कौन हो गया फिर? अभी व्यान आवृत्त हो गया कुमरे। 212 नंबर का श्लोक पढ़ो। अपानेन आवृत्ते व्याने भवेत् विन्मुक्तरेतसाम् अतिप्रवृत्तिस्तत्रापि सर्वसंग्रहणं मतम्। व्यान वायु अपान से आवृत्त होता है, हाँ देखो उस देखो, समय कंफ्यूज मत हो, क्या बोल रहा है यहाँ पर, लिखो वहां पर उसी श्लोक के सामने लिखो। आवृत्त कौन हो गया? व्यान। व्यान आवृत्त हो गया, यानी कि व्यान छुप गया भाई साहब, व्यान को छुपा लिया ऐसा समझ लो। और आवरण किसने किया? अपान ने। अपान ने किया, यानी कि इधर बाप कौन हुआ? अपान। बाप हुआ अपान, और बेटा कौन हुआ? व्यान। अब देखो भाई लक्षण क्या हो गए, यानी कि अपान के भाई अपने को लक्षण बढ़ने चाहिए, करेक्ट है। अपान के लक्षण बढ़ते कि नहीं, देखो अब क्या बढ़ रहा है वो बताओ। मल विन्मुत्र रेतसाम अति प्रवृत्ति। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? वीट, यानी कि यहाँ पर अतिसार के भी लक्षण मिल सकते हैं तुमको, अति प्रमाण में मूत्र प्रवृत्ति भी मिल सकती है तुमको। लिख दो ये अति प्रमाण में मूत्र प्रवृत्ति, उधर लिख दो। कहाँ पर लिखोगे? एक अतिसार में लिखो ये। अतिसार कौन से नंबर का अध्याय है? 21। 18 नंबर का है। 21 का तो ये ना विसर्प है ना। 18 का क्लास। नहीं 19 है, 19 है, 19 है, 21 का विसर्प है, उधर लिख दो अतिसार में। अपाने आवृत्ति व्यानम, अपाने, ऐसे रेफरेंस लिखते जाओ, फिर तुम्हें पीजी में भी इजी होगा और प्रैक्टिस में भी बहुत इजी हो जाएगा। उसमें दिया अति, अति प्रवृत्ति ऑफ वीट, वीट की अति प्रवृत्ति हो जाना। और इसमें और एक तुम सोच सकते हो, ऐसे अतिसार नहीं सोचना चाहिए, उसको कट कर दो अतिसार को। अतिसार से ज़्यादा इन्होंने क्या बोली? वीट प्रवृत्ति, यानी कि किस किस को 3-4 बार जाना पड़ता है, किसी किसी को 20 बार जाना पड़ता है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्योंकि कोलाइटिस के पेशेंट मिलते हैं। तो कोलाइटिस के पेशेंट को आप थोड़ा सा इसको ले सकते हो कि पेशेंट बोलते हैं कि हम 20-20 बार जाते हैं या बाथरूम में बैठे रहते हैं। अगर आप टिपिकल कोलाइटिस के पेशेंट देखोगे, वो ऐसे आपको सिम्टम बताते ही बताते हैं, तो वहाँ पर तुम ये डायग्नोसिस छोड़ देते हो अपान आवृत्त व्यान का। एक प्रमेय में भी लिख लो और ये एक इनफर्टिलिटी में भी लिख लो भाई, अपान आवृत्ति व्यानम, अपान आवृत्ति व्यानम वीटमूत्र रिक्तसाम, रिक्तस का भी अति प्रवर्तन हो जाना, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ईडी के जो भी पेशेंट है, यानी कि रिक्तस का भी अति प्रवृत्ति हो जाना, वो भी एक, यानी कि जल्दी प्रवृत्ति हो जाना, ऐसे भी तुम समझ सकते हो। मूत्र की भी प्रवृत्ति बताई है, प्रमेय के अंदर भी एक लिख लो। चलो और एक आखिर का रहेगा, देखो व्यान वायु तो बाप रे बाप सबको ही आवरण कर रहे हैं, व्यान वायु तो सबसे इंपॉर्टेंट बोला है इन्होंने। चलो 213 का भी पढ़ लो। मूर्छा तंद्रा प्रलापो अंगसाद अग्नि ओजो बलक्षय समानेन आवृत्ते व्याने व्यायामो लघु भोजनम। व्यान वायु
पढ़ो पढ़ो। व्यान वायु समान वायु से आवृत्त होने पर मूर्छा, तंद्रा, प्रलाप, अंगसात, अग्निमांद्य, ओज व ओज एवं बलक्षय यह लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसे समय व्यायाम करना और पचने में सुलभ लघु आहार देना हितकर होता है। आवृत्त कौन है फिर यहाँ पे? व्यान वायु। व्यान वायु आवृत्त हो गया। देखो कितना खतरनाक उन्होंने कंसेप्ट बताया। व्यान वायु को जब अपान ने आवृत्त किया तो अलग लक्षण दिख रहे हैं। अब व्यान वायु को कौन आवरण कर रहा है? समान वायु आवरण कर रहा है, तो अलग लक्षण दिख रहे हैं। चलो क्या लक्षण दिख रहे हैं फिर? समान वायु को आवरण कर दिया तो मूर्छा, तंद्रा, प्रलापो, अंग साध, अग्नि, ओज, बलशय। समानो अग्नि, अग्नि समीपस्थ बोला है उन्होंने। समान क्या करता है? अग्नि समीप रहते, अग्नि को बल देने का काम किसका है? समान वायु का काम है। स्वेद दोष अम्ब वाहिनी स्रोतांसी अधिष्ठितम, ऐसा भी समान वायु के बोला है। अग्नि को बलप्रद देने वाला भी बोला हुआ है। अन्न का पाचन करना, सब कुछ करना है, ये सब कुछ व्यान वायु के ही काम है। तो इन्होंने बोला कि समान वायु के कार्य बढ़ जाएंगे, समान वायु की दृष्टि हो जाएगी तो मूर्छा, तंद्रा, प्रलाप, अंग सात, अग्नि, ओज, बलशय। ओज का बलशय यानी कि अग्नि का क्षय हो गया। अगर अग्नि अगर अवरुद्ध हो गई है, सॉरी, अगर ये समान वायु का काम अगर बढ़ गया यानी कि दुष्टि अगर हो गई तो समान वायु प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। अब अग्नि का क्षय हो गया या अग्निमाद्य हो गया तो धातु का बल का भी क्षय हो जाएगा, ओज का बल क्षय हो जाएगा। अगर ओज का बल ज़्यादा प्रमाण में क्षय हो गया तो मूर्छा हो जाएगी, तंद्रा भी आ जाएगी, प्रलाप यानी कि असंबंधता बातें करने लग जाएगा, ऐसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी आ जाएंगे उनमें। और अंग सात तो हो ही जाएगा क्योंकि उतनी कमजोरी है भाई साहब। और फिर उसमें चिकित्सा क्या करेंगे फिर आप? ऐसे अग्निशय होने पर अल्प अल्प प्रमाण में क्या करना है आपको? व्यायाम और क्या करना है कुमरे? लघु आहार, लघु भोजन करना है। चलो, लघु भोजन यानी भाई सामान्य आवरण किया है, यानी कि समान की दृष्टि है, जबरदस्त समान की दृष्टि है। लघु भोजन कर करके उसको धीरे धीरे अग्नि के बल को बढ़ाना है। चलो आगे पढ़ो उसको। उदान आवृत्त व्यान वायु। अब उदान वायु ने किसको आवृत्त कर दिया? पढ़ो। स्तब्धता, अल्प अग्निता, अस्वेद, चेष्ट चेष्ट अहानि निर्मीलनम, उदाने आवृत्ते व्याने तत्र पत्यम मितम लघु। व्यान वायु उदान वायु से आवृत्त होने पर जखड़न, मंदग्नि, स्वेद न आना, शरीर की हालचाल न होना और पल के जड़ होकर बंद रहना, यह लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसे समय सहज पचने वाला हल्का आहार कम प्रमाण में दें। क्या बोल रहे हो वो? जब आवृत्त को कौन हो रहा है? व्यान ही हो रहा है आवृत्त। किसने कर दिया आवृत्त? उदान ने कर दिया आवरण। तो क्या हो जाएगा? व्यान का काम होगा क्या? व्यान का काम बिल्कुल ही नहीं होगा। व्यान का क्षय हो जाएगा, व्यान के कार्य का क्षय हो जाएगा और उदान के काम बढ़ जाएंगे। उदान की दृष्टि भी दिखेगी यहाँ पर, तो स्तब्धता तो आ ही जाएगी पूरे बॉडी में। अल्पाग्निता, अल्पाग्निता, अस्वेदम, अस्वेदम, चेष्टा, चेष्टा भी नहीं कर पाएगा वो। अस्वेद, चेष्टा हानि भी हो जाएगी, चेष्टा हानि, निर्मीलनम, आंखों का बंद हो जाना, ये सभी लक्षण दिखते हैं। तो इसमें क्या? पत्तम मीतम लघु आहार, यानी कि इन्होंने शायद कुछ इमरजेंसी की ऐसी कंडीशन बताई है कि पूरी बॉडी स्तब्ध हो जाती है, अग्नि भी बहुत ज़्यादा अल्प हो जाती है, स्वेद नहीं आता, पूरा निश्चेष्ट हो जाता है पेशेंट, आँख भी नहीं खोलता। ऐसे आहार में भाई पथ्यपूर्वक उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि पवन उत्तमम बोला है उदान। अब उदान वायु की दृष्टि हो गई तो काम कौन करेगा? ऊर्जा कौन देगा? वाक प्रवृत्ति नहीं कर पाएगा
तो चेष्टा हानि तो हो ही जाएगी उसकी, प्रयत्न ही नहीं कर पाएगा, उदान की दृष्टि है तो। और निर्मीलन, आंखें बंद हो जाएगी उसकी। चलो ठीक है, चिकित्सा क्या करे फिर? पथ्यमितम लघु आहार, लघु आहारी चिकित्सा करिए, यानी और भी चिकित्सा कर सकते हैं, इन्होंने शॉर्टकट में बताए, तुम कम से कम इतना तो भी कर दो। चलो उसमें फिर से जाएंगे, आवरण में बाद में जाएंगे, जस्ट शॉर्टकट में बता दिया उसको। हाँ अब आ जाओ इधर, शायद वो ग्रहणी में श्लोक है, वो घूम रहे ग्रहणी के अंदर श्लोक है, पांडव के अंदर में, देखो मिलता है क्या? निकालो कोमले ग्रह, हाँ ग्रह हनी अध्याय में 36 नंबर का श्लोक, व्यान वायु का कार्य बताया उन्होंने। 15 नंबर अध्याय चरक चिकित्सा 15/36 पढ़ो। व्यानेन रसधातुर्हि विक्षेप उचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्रम देहे विक्षिपते सदा। पढ़ो पढ़ो पुरला पढ़ो। शिप्यमानम ख वैगुण्याद रसम, पढ़ो पढ़ो। शिप्यमानम वैगुण्याद रस संजति यत्र स करोति विकृतिम तत्र खे वर्षमिव तोयद दोषानाम अपि च एव स्यात् एकदेश प्रकोपनम इति भौतिक धातु अन्न पक्तृन्नाम कर्म भाषितम। पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लो पूरा। फैलना, फेंकना, व्यापना यह स्वाभाविक कर्म होने वाला ज्ञान वायु सारे शरीर में एक ही समय रस धातु सदैव फेंकते रहता है। व्यान वायु द्वारा सारे शरीर में रस धातु फेंका जाता है। इत्यादि स्रोतों के विकृति से रस संवहन में बाधा उत्पन्न होता है, तब वह रस धातु वहां रुककर रोग उत्पन्न करता है। जिस प्रकार वाऱ्याकडून आकाशात फिरणारे वा वाहून नेले जाणारे ढग जेथे थांबतात तेथेच पाऊस लागतो, त्याचप्रमाणे सर्व देश संचारी दोष सर्व शरीरात अडकतात, तेथेच रोग उत्पन्न करतात। अशा प्रकारे 5 भूताग्नी, 7 धात्वाग्नी आणि अन्नपचन करणारा जठराग्नी या सर्वांचे कार्य सांगितले आहे। यानी देखो क्या बोल रहा है वो, व्यानय ही रस धातुर ही, समुचित रूप से शारीरिक धातु को फैलाने वाली कौन सी होती है वायु? व्यान वायु। हाँ व्यान वायु होती है। उसमें ही तुम ऐसा लिखते हो, व्यानेन रक्त धातुर ही, व्यानेन मांस धातुर ही, व्यानेन मेद धातुर ही, व्यानेन अस्थि मज्जा शुक्र धातुर ही, ऐसे तीनों के तीनों, यानी साथ के साथ तुम धातु वहां पर रख सकते हो। इन्होंने भी बोला है, तेन रुधिर आदिनम द्रव्यानाम ग्रहणम भवति। आगे इधर चक्रपाणी टीका में भी बोलता है कि तुम रुधिर आदि जितने भी धातु है ये सबको ले जाने वाला कौन है फिर कुमरे? व्यान वायु डॉक्टर। व्यान वायु है, इसको मत भूल जाना। व्यानेन रस धातुर ही विक्षिप्त तो उचित कर्मना, और वहां पर ले जाकर क्या करता है ये? क्या करता है? कुछ नहीं करता, धातु बनाता है। हाँ पोषण। हाँ उनको उचित कर्म करने के लिए भाई प्रवृत्त करता है ये। और क्या करता है ये? युगपत सर्वतो अजस्त्रम देहम विक्षिपित सब, यानी एट ए टाइम, एक ही टाइम पर पूरे शरीर में ये फैल जाता है, ऐसी इसकी ताकत है वैसा व्यान वायु की। और शिप्यमानम ख बेगुण्यात रस संजति यत्र स, यानी कि जहाँ पर ख बेगुण्य मिल गया वहां पर रस अगर रुक गया तो क्या होता है? करोति विकृतिम तत्र खे वर्षम एवं तोयदम, जहां पर बादल रुक जाते हैं वहां पर ही बारिश होती है, ऐसा उन्होंने बताया। वैसे ही क्या हो जाता है, जहां पर ख बेगुण्य मिल जाता है वहां पर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यानी किसी के फुफ्फुस के अंदर अगर ख बेगुण्य है, यानी कि ज़्यादा अति प्रमाण में एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से अगर ख बेगुण्य डेवलप हो गया तुम्हारे लंग्स के अंदर या फुफ्फुस के अंदर, तो क्या हो जाएगा? श्वास कास ऐसे तुमको मिल जाएगी,
श्वास का ऐसे लक्षण मिल जाएगी, यानी ख वेगुन्य मिलना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और जहाँ पर रुक जाता है वहाँ पर ही ये रोग निर्माण करता है। दोषानामपि चैवं स्याद् एकदेश प्रकोपनम, उस स्थान पर विकार उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार पंचभूताग्नि, सात धातुअग्नि, अन्न पाक करने वाले अष्टाग्नि का कर्म बताया गया है, ऐसे कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे कौन अन्न, रस, रक्तादि धातुओं को, पोषक को प्रेरित करता है, जिसके द्वारा जहाँ कहीं यानी सर्वत्र रस धातु गति करता है। इस तथ्य को ग्रंथकार आचार्य ने, व्याने ने इस इत्यादि वचन से प्रस्तुत किया, यानी चक्रपाणी की टीका पढ़ रहा हूं मैं। रस रूप धातु अथवा रसति अर्थात गच्छति या गति करती है, ऐसा रस द्रव धातु कहा जाता है। इस तथ्य को आधार पर रक्त आदि द्रव धातु का भी ग्रहण करना चाहिए। मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा, चक्रपाणी बोल रहा है कि जो द्रव धातु बताए है, रस रक्तादि आदि जितने भी धातु बताए, उन सबको तुम व्यानेन ही रक्त धातुरी ऐसा तुम लग के तुम पूरा करो। जैसे ये श्लोक पूरा कैसे होगा, व्यानेन रक्त धातुरी विक्षेपत उचित कर्मणा युगपत सर्वतो अजस्त्रम देहम विक्षेपति सदा क्षिप्यमान ख वेगुण्यात रक्त संयति यत्र स, ऐसे रक्त लगा के तुम इसको करो और क्या हो जाएगा, करोति विकृतम तत्र के वर्षम एवं तो यदम, तो वही रक्त की विकृति हो जाएगी, मांस की विकृति हो जाएगी। ऐसे व्यान वायु की वजह से हर एक की विकृति हो जाती है। विक्षेप अर्थात उचित या स्वाभाविक कर्म, देखा, स्वाभाविक कर्म करना, जिसका उसे विक्षेप तो उचित कर्मना कहा गया है। ऐसे उचित या स्वाभाविक कर्म करने वाले व्यान वायु से युगपत अर्थात एक साथ या एक ही समय, सर्वत अर्थात संपूर्ण शरीर में, विक्षिपति अर्थात नियते या ले जाना जाता है, अजस्त्रम अर्थात निरंतर ही रस संपूर्ण शरीर में ले जाया जाता है। सदा इस शब्द से तात्पर्य है कि सभी काल में। अब यह शंका होती है कि अपने को शंका नहीं आई, तो इसको शंका है चक्रपाणी को। सर्वत्र रस का विक्षेप अर्थात रस ले जाया जाता है, तो किस प्रकार एक स्थान पर रस आदि में विकार का आश्रय देखा जाता है। यानी कि रस धातु तो पूरे बॉडी में ही होता है, तो रस धातु का जो विकार होता है तो वो स्किन में ही क्यों होता है, मेन आमाशय में ही क्यों होता है, यानी कि रुल्लास आदि जो बताए हैं, पांडुर, मेदवह, रक्तवह स्रोतस में ही क्यों होता है, ऐसा इसको चक्रपाणी को शंका की थी। इस शंका के समाधान में ग्रंथकार आचार्य ने शिप्यमान इत्यादि वचन को प्रस्तुत किए हैं, जिसका तात्पर्य है कि रस के ले जाए जाने की स्थिति में यदि रसवायु स्रोतों में विकृति अगर होती है, यानी कि रसवायु स्रोतों में अगर विकृति है, तो वहां पर रस वही सज्जति अर्थात ठहर जाता है, नहीं वहां पर ही रस क्या हो जाता है, ठहर जाता है। रसवायु स्रोतों की विकृति से वही ठहर कर विकारम कुरुते अर्थात विकार उत्पन्न कर देता है, और वह विकार रसाश्रय ही होता है। रस भी विकार को उत्पन्न करने में आश्रय होने से व्यापार में कारण हो जाता है। इस कारण यह रस का विकार को उत्पन्न करने में कारण कहना उचित है। खे वर्षम इवन तो यदम इत्यादि वचन से अभिप्राय है कि जैसे प्रबल वायु से ले जाया जाना वाला मेघ जहाँ रुक जाता है वहां पर ही वर्षा करता है, उसी प्रकार रस जहाँ रुक जाता है वहीं पर विकार उत्पन्न करता है। जिस प्रकार रस एक देश में विकार उत्पन्न करता है, इसी प्रकार दोष भी एक ही स्थान में विकार उत्पन्न करते। इस स्थिति को ग्रंथकार आचार्य ने दोषानाम इत्यादि वचन से प्रस्तुत किया गया है। आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है, कुपितानाम ही दोषानाम शरीरे परिधावताम यत्र संग ख वेगुण्यात व्याधिस तत्रोपजायते। सुश्रुत सूत्राध्याय 24, अर्थात कुपित हुए दोषों का शरीर में संचरण करते हुए जहाँ पर भी ख वेगुण्य अवरोध मिल जाता है वहाँ पर व्याधि उत्पन्न हो जाती है। ऐसा उन्होंने बहुत ही बड़ा व्यान वायु का कार्य का श्लोक बताया है। अब आखिर में इसको कंक्लूड करके अष्टांग संग्रह का भी पढ़ लो। है क्या कुमरे, अष्टांग संग्रह पढ़ो, व्यानो ही। हाँ, व्यानो ही हृदय अवस्थित कृत्स्न देहचर शीघ्र गति प्रसारण आंकुंचन उत्क्षेप अवक्षेपन निवेश उन्मेष जुम्बान
स्वादन स्रोतो विशोधन स्वेद अश्रुक श्रावण आदि क्रिया योनोः च शुक्र प्रतिपादनो विभज्य स अन्यस्य कीटादसार तेन क्रमशो धातुस अपतर्पयति। क्या बोल रहा है इसमें? शीघ्र गति तो पता है आपको, गति 5 प्रकार की गति भी आ गई इसमें, जुरुम्बा करना भी इसकी अंडर आता है, ऐसा बोल रहे वो। स्वादन यानी कि स्वेद की प्रवृत्ति करना, स्रोतों का विशोधन करना, ये इंपॉर्टेंट कार्य बताया भाई इसने। व्यान वायु अगर प्राकृत है तो वही तो बोला इसने, चरक ने भी तो वही बोला कि व्यान का करता है, पूरे धातुओं में जाता है, यानी कि धातुओं को उनके स्थान पर पहुंचाता है और उचित कर्म करता है, यानी कि स्रोत विशोधन का काम करता है। स्वेद अस्त्रुक स्त्रवनादि क्रिया भी यही करता है, ये इंपॉर्टेंट है। योनो योनि और शुक्र प्रतिपादन विभज्यम, शुक्र का विभजन करना, अन्नस्य किट्ट सारम तेनम क्रमशम धातु तर्पयति, किट्टत सार ये भी उसमें आता है ना। समान वायु का ये नहीं ये समान वायु का नीचे से होगा, चलो सॉरी यहाँ पर ही नहीं इसमें डॉक्टर इसी में है ना शायद। हाँ इसी में देखिए, मगर समान वायु के जैसे कार्य है लग रही है ऐसे बोले थे। हाँ नहीं वो शायद कंफ्यूज मत हो, उसमें शायद समान वायु के नीचे से हो रहा है। चलो शुक्र प्रतिपादन हो, उसका ही शायद हो, व्यान वायु का ही है। शुक्र का प्रतिपादन भी करना वही है, क्योंकि समान वायु के भी इसी में बोला है ना, शुक्रार्थो अम्बवः, फिर से थोड़ी ना एक ही श्लोक में बोल देगा वो। धारण पाचन कित्त दोनों ही वहां पे बोला है। वो उन्होंने अलग से बोला ना, समान वायु का उधर से चालू हो जाता है। शुक्र प्रतिपादन विभज्यम अन्नस्य किट्टात सारम तेन क्रमशः धातुस्तर्पयति। एक बार वो पीजी के बुक में भी देख लो, तुम पीजी के बुक से पढ़ रहे हो ना। हो वहां से उधर से फिर यहाँ तक दिया है क्या, धातुस्तर्पयति तक? हो हाँ वही तो बोल रहा हूँ, फिर करेक्ट ही तो है फिर। यौनोच्च शुक्र प्रतिपादन विभज्यम च अन्नस्य किट्टात सारम, यानी वही भाई कि शुक्र का प्रतिपादन करना, विभाजन करना किसका, किट्ट और सार का, ये भी, और धातु का तर्पण कर देना, ये भी व्यान वायु का काम है। यानी किट्ट सार तो बन गया, पर सार को हर एक धातु तक पहुंचाना और उसका तर्पण करना, ये व्यान वायु का काम हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो अर्घ जी ने बोला कि व्यान ही रस धातुरी, यानी कि हर एक धातु का जो सार भाग है उनके पास पहुंचा देना, ये और उसका अच्छे से काम करना, ये व्यान वायु का काम है। ऐसा अष्टांग संग्रह जी का भी मत है। शुक्र का प्रतिपादन करना ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी ध्यान दिया करो कि व्यान, शुक्र के व्याधियों में व्यान का भी रोल होता है करके। चलो, और किसी कोई कंफ्यूजन व्यान वायु के इसमें? और कुछ रेफरेंस बच रहा है तो ऐसे बताते जाओ, व्यान वायु का यहाँ पर रेफरेंस है, वहाँ पर रेफरेंस है करके। पीजी में वो हेतु भी पूछते, व्यान वायु को दूषित करने वाले हेतु कौन से, जैसे अष्टांग हृदय निदान 16 तक कोई नहीं पहुंच पाता, और कभी कभी पीजी में पूछ लेते वो। चलो ठीक है, भी मिलते हैं कल।